हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। जनरल स्टडी 360 में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केंद्र राज्य के संबंध में वित्तीय संबंध। सबसे पहले तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरा आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, केंद्र राज्य के संबंध में वित्तीय संबंध। भारतीय संविधान के भाग 12 में आर्टिकल 268 से 293 तक केंद्र राज्य के संबंध में वित्तीय संबंधों की चर्चा की गई है। वित्तीय संबंध जो है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। जिस वक्त वो भारत शासन अधिनियम 1935 से भारतीय संविधान में लिया गया था, उस समय उसमें दो परिवर्तन किए गए थे। सबसे पहला परिवर्तन तो ये था कि अवशिष्ट जो शक्तियाँ हैं वो उस पर जो कर लगाने का अधिकार और उस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया, और दूसरा था वित्त आयोग की स्थापना। भारतीय संविधान में केंद्र राज्य के संबंधों में वित्तीय संबंध को समझने के लिए हमें दो विशेषताएं इसकी देखनी पड़ेगी। आइए देखते हैं इसकी पहली विशेषता क्या है। इसकी पहली विशेषता है संघ राज्यों के मध्य कराधान शक्तियों का विभाजन, और दूसरी विशेषता यह है कि संघ तथा राज्यों के मध्य राजस्व का विभाजन। कराधान के विभाजन से तात्पर्य यह है कि केंद्र और राज्य किन किन विषयों पे कर लगाए और किन विषयों पे कर लगा के कानून बना के उसको लागू करें। इस तरह का जो विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच में किया गया था वो थी इसकी पहली विशेषता। और दूसरी विशेषता राज्यों में के मध्य राजस्व का विभाजन का तात्पर्य यह है कि जो आय यानी कि जो इनकम है उसके अतिरिक्त जो लेन देन या ट्रांजैक्शन पे जो कर लगाया जाता है उसमें जो राजस्व को जो केंद्र को मिलता है उस तरह से किस में केंद्र और राज्यों में किस प्रकार से बंटवारा किया जाए। तो आइए देखते हैं इन दोनों विशेषताओं को। सबसे पहले तो आर्टिकल 265, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें कर संबंधी नियम दिए गए हैं। आर्टिकल 265 कहता है कि कोई भी कर विधि के प्राधिकार से ही अधिरोपित या संग्रहित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। इसका अर्थ ये है कि आर्टिकल 265 के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि कोई भी कर या तो केंद्र सरकार यानी कि संसद या राज्य सरकार यानी कि राज्य विधानमंडल जब तक उस पर कानून पारित न करके लागू करे तब तक वो कर अवैध माना जाएगा, वो इलीगल होगा। अगर उस पर कानून पारित करके जब उसे लागू किया जाएगा तभी वो कर वैध यानी कि लीगल होगा। तो इस तरह से आर्टिकल 265 कर के संबंध में नियम बनाने की बात करता है, और जो शुल्क होता है उसके लिए नियम की बात नहीं करता है। कौन? आर्टिकल 265, क्योंकि शुल्क जो है वो किसी भी सेवा के बदले में दिया जाता है। जैसे आप कहीं घूमने गए, जैसे हम आगरा के ताजमहल में ही मान लीजिए आप घूमने गए, वहाँ जो गेट पे शुल्क लगता है तो उसके बदले आपको पूरी व्यवस्था दी जाती है। वहाँ की साफ़ सफाई है, वहाँ का वातावरण, स्वच्छ वातावरण की साफ़ सफाई बनाए रखने के लिए, वहाँ पे जो जूते चप्पल रखे रख रखाव के लिए, इन सभी की सुविधाएं आपको दी जाती हैं। वहाँ बैठने के लिए, वहाँ जो पार्किंग लगाई हुई उसके लिए, वो सारी सुविधाएँ आपको दी जाती। तो उसके बदले में यदि शुल्क लिया जाता है तो उसके लिए कोई भी नियम बनाने की बात आर्टिकल 265 नहीं करता है, वो सेवा के बदले दिया जाता है। तो कर होता क्या है? कर एक सामान्य भार है जो लोगों के सेवा के प्रयोजन के लिए अनिवार्य है। ये एक अनिवार्य है। अच्छा, अनिवार्य क्यों है? क्योंकि हमारे देश में हमारे गवर्नमेंट के जो आय का स्रोत होता है वो कर ही होता है, वो टैक्स ही होता है। जो टैक्स हम पे करते हैं उसी टैक्स को इकट्ठा करके हमारी गवर्नमेंट जो है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो दोनों गवर्नमेंट हमारी सुविधाओं को पूरा करते हैं। जैसे रोड है, बिजली है, पानी है, प्राथमिक चिकित्सा है, स्कूल है, ये सारी चीज़ों की व्यवस्थाएं उन्हीं आय के द्वारा पूरी होती है। इसलिए वो जो कर होता है वो अनिवार्य होता है। कर कितने प्रकार के होते हैं? कर दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रत्यक्ष कर और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष कर। जो प्रत्यक्ष कर होता है उसका मतलब ये होता है कि जो कोई भी इनकम टैक्स के दायरे में आता है, जैसे कि आप अगर नौकरी कर रहे हैं और आप इनकम टैक्स के दायरे में आ रहे हैं तो सरकार आपसे डायरेक्ट वो टैक्स वसूल कर लेता है, उसको कहते हैं प्रत्यक्ष कर।
इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि अप्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं? अप्रत्यक्ष कर वो कर होता है जिसमें हम कोई सामान खरीदते हैं और उस पर हम अपने जो शुल्क देते हैं, जो उस पर हम पेमेंट करते हैं, उसके साथ जो टैक्स हम पे करते हैं उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। वो एक चेन के सिस्टम के थ्रू वो गवर्नमेंट तक पहुंचता है। तो इस तरह से दो तरह के कर होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष। तो आइए देखते हैं कि कराधान शक्तियों का विभाजन किस प्रकार से हुआ है। कराधान शक्तियों का जो विभाजन हुआ है वो विषयों के आधार पर हुआ है। आपको याद होगा हम लोग विधायी संबंधों में संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची और अविशिष्ट सूची के विषय में हम लोगों ने पढ़ा था। तो संघ सूची में 100 विषय दिए हुए थे, उनमें से 15 ऐसे विषय हैं जो कर से संबंधित है, जिसपे कानून बनाने का अधिकार केंद्र को प्राप्त है। उस पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो केंद्र यानी कि संसद उस पर कानून बनाता है। और जो दूसरा है राज्य सूची, उस पर जो विषय जो दिए गए थे, जिस राज्य सूची में जो विषय दिए गए थे उसमें से जो 20 ऐसे विषय हैं जिस पे कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को दिया गया है। राज्य विधानमंडल द्वारा कानून बना के वो कर निर्धारित किया जाएगा। तीसरा है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में 3 ऐसे विषय दिए गए हैं जो कर से संबंधित है और उस पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो केंद्र और राज्य दोनों को प्रदान किया गया है। इसी तरह से बचता है अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट जो सूची होती है उस पे जो है कानून बनाने का अधिकार, उस पर कर निर्धारण करने का अधिकार किसको प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। उसमें कौन कौन से कर आते हैं? एग्जाम्पल के तौर पे जैसे उपहार कर है, समृद्धि कर है, व्यय कर है, इस तरह के जो कर होते हैं वो अवशिष्ट सूचियों में शामिल होते हैं। तो ये तो हो गया कराधान शक्तियों का विभाजन। अब देखिए, आइए देखते हैं संघीय कर में कौन कौन से कर शामिल हैं। जो जिसपे केंद्र कानून बनाएगा, संसद कानून बनाएगा, वो कौन कौन से सब्जेक्ट है जिसमें केंद्र कानून बनाएगा। एक एग्जाम्पल के तौर पे थोड़े बहुत हम सब्जेक्ट आपको बता दे रहे हैं, जैसे आयकर है, सीमा शुल्क है, उत्पाद शुल्क है, कंपनियों की संपत्तियों की संपदा शुल्क है, इत्यादि ऐसे सब्जेक्ट है जिसपे केंद्र कानून बनाता है, संसद कानून बनाता है। और राज्य कर में कौन कौन से विषय शामिल हैं, आइए थोड़ा बहुत एग्जाम्पल उसके भी देते हैं। भू राजस्व, लगान, कृषि, आयकर, खनिज कर और लीकर इत्यादि ऐसे सब्जेक्ट हैं जो राज्य से रिलेटेड है और राज्य उस पर कर लगाता है, राज्य विधानमंडल उस पर कानून बनाता है। तो ये कराधान शक्तियों का विभाजन हो गया। आइए देखते हैं कर राजस्व का वितरण किस प्रकार से हुआ है। कर राजस्व का जो वितरण हुआ है उससे में हम आपको सबसे पहले 80वें संविधान संशोधन जो कि सन 2000 में हुआ था उसके विषय में बताते हैं। 80वें संविधान संशोधन जो सन 2000 में हुआ था उसमें 10वें वित्त आयोग ने एक सिफारिश की थी, केंद्रीय करों से प्राप्त कुल आय का 29% जो है वो राज्य को मिलना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा संशोधन माना गया था उस समय, जिस समय सन 2000 में इसको किया गया था कि राज्य को 29% देने की बात हो रही थी केंद्र सरकार के द्वारा। इसके बाद लेकिन जब जीएसटी आया तो सब कुछ बदल गया। जीएसटी आने की वजह से इसमें बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। जब हम अभी आगे जीएसटी पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे। अभी देखते हैं 88वें संविधान संशोधन द्वारा सन 2003 में जो हुआ था उसमें क्या किया गया, उसमें अनुच्छेद 268 में क जोड़ा गया। आर्टिकल 268 में क जोड़ा गया जो कि सेवा कर से रिलेटेड था और जीएसटी आने के बाद इसको समाप्त भी कर दिया गया है, जो कि हम आगे अभी देखेंगे। तो इस तरह से ये 2 संशोधन किए गए। तो आइए देखते हैं कर राजस्व का वितरण किस प्रकार से हुआ है। कर राजस्व का जो वितरण हुआ उसमें सबसे पहला वितरण जो है केंद्र द्वारा उद्गृहित, राज्यों द्वारा संग्रहित एवं विनियोजित कर, आर्टिकल 268। आर्टिकल 268 कहता है जो कर है वो केंद्र लगाता है। इसमें आर्टिकल 268 में जो कहा गया है कि केंद्र द्वारा उद्गृहित, उसमें क्या होता है, कर जो है केंद्र लगाता है लेकिन राज्य जो है उसको वसूल करता है। अब केंद्र जैसे कर लगा दिया, अब इतने सारे राज्य अब हर जगह जाके तो वसूल कर नहीं सकता है, तो उन करों को पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र को होता है और केंद्र उसको लागू करता है। लेकिन उस कर को राज्य जो है वसूल करता है और राज्य ही उसका उपयोग करता है। अब वो कर कौन कौन से हैं, जैसे विनिमय पत्र, चेक,
बीमा, शेयर, स्टाम्प शुल्क इत्यादि ऐसे कर हैं जो केंद्र उस पर कानून बनाता है और राज्य उसको वसूल करता है और उपयोग भी करता है। दूसरा इसमें कहा गया कि आर्टिकल 268 क यानी कि आर्टिकल 268 क में सेवा कर जोड़ा गया है जो कि केंद्र द्वारा लगाया जाता है और संग्रह एवं उपयोग केंद्र व राज्य द्वारा किया जाता है। सेवा कर जो होता है, जो सर्विस टैक्स जो होता है, उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र का होता है और उसको संग्रह यानी कि उसको वसूलने का अधिकार भी केंद्र का ही होता है, लेकिन उसको उपयोग करने का अधिकार किसको होता है? केंद्र व राज्य को होता है। जो सेवा कर है उसका संग्रह करने का अधिकार जो होता है वो केंद्र एवं और उसको उपयोग करने का अधिकार केंद्र एवं राज्य दोनों को होता है। आइए तीसरा देखते हैं, संघ द्वारा उद्गृहित एवं संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाला कर, आर्टिकल 269। आर्टिकल 269 क्या कहता है? आर्टिकल 269 ये कहता है कि जो अंतर्राज्यीय व्यापार है या वाणिज्य में वस्तुओं के क्रय विक्रय से जो संबंधित हैं कर, या अंतर्राज्यीय व्यापार माल या सामान से संबंधित कर जो कर हैं, उसमें समाचार पत्रों को छोड़ करके जो इस प्रकार के कर होते हैं वो संसद द्वारा लागू किए जाते हैं। ठीक है, वो कर कौन लगाता है? केंद्र लगाता है। संसद द्वारा उस पर नियम बनाए जाते हैं और उसको संग्रह भी कौन करता है? उसको संग्रह भी केंद्र ही करता है। ऐसे जो कर होते हैं जो अंतर्राज्यीय व्यापार से संबंधित हैं या वाणिज्य से वस्तुओं के क्रय विक्रय से संबंधित हैं या फिर अंतर्राज्यीय व्यापार माल या सामान के क्रय विक्रय से कर से संबंधित है, तो इस तरह से जो कोई संबंधित विषय है उस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को होता है और केंद्र उसको वसूल करता है। लेकिन उन करों को भारतीय संविधान में जो संसद द्वारा जो नियम पारित किए जाते हैं उन नियम के आधार पे वो राज्यों को सौंप दिए जाते हैं। तो ये हो गया आपका राजस्व का विभाजन। अब आइए देखते हैं आर्टिकल 270 क्या कहता है। आर्टिकल 270 कहता है कि संविधान के अनुच्छेद, आर्टिकल 270 में क्या कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 268, 268 क तथा 269 और 271 में जो भी कर उल्लिखित हैं केंद्र उस पर अधिभार लगा सकता है। और ये जो कर लगाएगा वो कौन लगाएगा? वो राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की सिफारिश पे लगाया जाता है। जब वित्त आयोग सिफारिश करता है तो राष्ट्रपति द्वारा उस कर को लगाया जाता है। आर्टिकल 271 क्या कहता है? आर्टिकल 271 कहता है कि संसद किसी समय पर अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, किसके लिए? आवश्यकता की पूर्ति के लिए आर्टिकल 269 एवं 270 में उल्लिखित कर, इसका तात्पर्य है कि 269 यहाँ जो 269 दिया है उसमें जो कर शामिल है और 270 का मतलब ये कि 270 में जो ये कर शामिल है, इतने आर्टिकल जो भी कर लगाए जाते हैं उन सब पे केंद्र जो है अपनी आवश्यकता अनुसार उस पर अधिभार लगा सकता है। और वो जो अधिभार लगाएगा उस पर जो अधिकार होगा वो सिर्फ केंद्र का होगा, वो राज्यों को नहीं सौंपा जाएगा। तो इस तरह से जो आर्टिकल 271 जो है क्या कहता है? अधिभार लगाने का अधिकार केंद्र को है और उसको उस पर जो अधिकार जो अधिभार से जो प्राप्त होगा उस पर भी अधिकार केंद्र को ही होगा, उसमें राज्य का कोई बंटवारा नहीं होगा। आइए देखते हैं गैर कर राजस्व का वितरण किस प्रकार से हुआ है। गैर कर राजस्व में क्या है कि केंद्र और राज्यों में कौन कौन से विषय शामिल है ये हम देखते हैं। गैर राजस्व कर में केंद्र में डाक व टार, रेलवे, बैंकिंग, प्रसारण, सिक्के व मुद्रा इत्यादि ऐसे विषय हैं जो केंद्र में शामिल किए गए हैं और राज्य में सिंचाई, वन, मत्स्य पालन, राज्य सार्वजनिक उपक्रम इत्यादि ऐसे विषय हैं जो राज्य को सौंपे गए हैं कर बनाने के लिए। राज्यों के लिए सहायतार्थ अनुदान भी के लिए भी व्यवस्था की गई है संविधान में। उसमें केंद्र को यह अधिकार दिया गया कि वो राज्यों को सहायता अनुदान दे सकता है। कौन कौन से अनुदान दे सकता है? पहला अनुदान होता है विधिक अनुदान जो कि आर्टिकल 275 में वर्णित है और दूसरा होता है विवेकाधीन अनुदान जो आर्टिकल 282 में वर्णित है। विधिक अनुदान क्या होता है? विधिक अनुदान वो अनुदान होता है जो कि केंद्र द्वारा राज्यों को दिया जाता है, इसके लिए वो बाध्य होता है।
और ये जो अनुदान दिया जाता है वो अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग राशि भी हो सकती है। ऐसा नहीं कि सभी राज्यों को एक बराबर राशि दे दी गई। जिस राज्य को जिस प्रकार से आवश्यकता होती है उस प्रकार से इसको अनुदान दिया जा सकता है। और विवेकाधीन अनुदान क्या होता है? विवेकाधीन अनुदान वो होता है जिस पे केंद्र जो है अपने विवेक के आधार पे वो राज्यों को अनुदान दे सकता है, इसके लिए वो बाध्य नहीं होता है। इसको देने के लिए दो उद्देश्य हैं। सबसे पहला उद्देश्य ये है कि केंद्र द्वारा जो योजनाएं लागू होती हैं वो राज्यों में प्रभावित हो सके, और दूसरा इसका उद्देश्य ये होता है कि राज्य में वो योजनाएं सही तरीके से लागू हो सके और उसका विकास हो सके। तो इस तरह का जो विवेकाधीन अनुदान है वो विधिक अनुदान के राशि से अधिक भी राशि इसमें दी जा सकती है। तो ये तो हो गया आपका सहायता अनुदान। आइए देखते हैं वित्त आयोग की स्थापना। वित्त आयोग की स्थापना जो है आर्टिकल 280 में वर्णित है, और ये जो वित्त आयोग की स्थापना की गई है उसमें जो इसका गठन होता है वो राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष बाद किया जाता है। अब आइए देखते हैं जीएसटी। फ्रेंड, जीएसटी बहुत बड़ा रिफॉर्म था हमारी कंट्री के लिए। हमारे देश में जब जीएसटी आया तो वन नेशन वन टैक्स और वन मार्केट का एक कॉन्सेप्ट लेके आया, जो कि बहुत सालों से हम सभी को इंतजार था। जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि माल एंड सेवा कर। जीएसटी कब आया? जीएसटी आया 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 में। याद रखिएगा, एग्जाम में अक्सर पूछता है। जीएसटी जो है 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 में आया था, और 122वां संविधान संशोधन विधेयक था ये। कौन सा विधेयक था? 122वां संविधान संशोधन विधेयक था ये। 29 मार्च सन 2017 को ये संसद द्वारा पारित हुआ था, और 1 जुलाई सन 2017 में पूरे देश में लागू किया गया था, वो भी रात के 12 बजे। 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। तो जीएसटी को समझने के लिए सबसे पहले हम उसकी विशेषताओं को देखते हैं। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, क्योंकि देखिए प्रत्यक्ष कर में क्या होता है कि अगर आप सर्विस करते हैं, आप इनकम के दायरे में आते हैं, तो गवर्नमेंट आपसे डायरेक्ट टैक्स ले लेती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अप्रत्यक्ष कर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी। अलग अलग राज्यों का अलग अलग टैक्स, कहीं टैक्स कम है तो उस राज्यों में सामान सस्ते मिलते थे, जहाँ टैक्स ज़्यादा थे, वैट ज़्यादा लगते थे, वहाँ पे महंगे सामान मिलते थे। दूसरी बात, जीएसटी आने का एक सबसे बड़ा और रीज़न ये था कि टैक्स की चोरी बहुत होती थी। बहुत से लोग टैक्स फाइल ही नहीं करते थे, बहुत से ओरिजिनल बिल नहीं देते थे, कच्चा बिल बना के दे देते थे, और लोग मांगते भी नहीं थे। तो जीएसटी लाने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी था कि जीएसटी आने से देश में बहुत सारी चीज़ें चेंजेज होंगे, टैक्स की चोरी बचेगी, और देश में जब टैक्स की चोरी बचेगी तो जब गवर्नमेंट का जब आय ज़्यादा होगा तो हमारा विकास भी ज़्यादा होगा। ठीक, इस उद्देश्य से जीएसटी को लाया गया था। जीएसटी की कुछ विशेषताएं, उसमें सबसे पहली विशेषता है कि जीएसटी एक व्यापक कर है, वो एक बहुस्तरीय कर है, मूल्यवर्धित है और गंतव्य पे आधारित है। आइए देखते हैं ये व्यापक कर क्यों है। व्यापक कर इस तरह से है कि जीएसटी में केंद्र और राज्यों में कई ऐसे कर थे जिसको मिला करके जीएसटी में मर्ज कर दिया गया है। अब वो कर कौन कौन से आइए देखते हैं। केंद्र में था केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, प्रतिकारी शुल्क, स्पेशल एडिशनल कस्टम ड्यूटी और एडिशनल एक्साइज। ये जो कर केंद्र में थे, यानी कि जो केंद्र के पास 15 सब्जेक्ट जो दिए गए थे, उनमें से ये 5 ऐसे सब्जेक्ट थे जो जीएसटी में शामिल किए गए। और राज्य में कौन कौन से सब्जेक्ट थे? राज्य में थे वैट, प्रवेश शुल्क, चुंगी, नगर शुल्क, जुआ कर, केंद्रीय बिक्री कर, विज्ञापन कर। ये कर जो हैं उसको राज्य से हटाकर इसको भी जीएसटी में शामिल किया गया। अब यहाँ पे लीकर को शामिल नहीं किया गया है।
जो अल्कोहल होता है, लीकर होता है, उसको शामिल नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि लीकर जो है वो रेवेन्यू का बहुत बड़ा स्रोत है। लीकर जो है रेवेन्यू का बहुत बड़ा स्रोत है और उससे राज्य या केंद्र को बहुत ज़्यादा आय होती है, इसलिए उसको अलग रखा गया। फिर इसके बाद पेट्रोलियम को भी और बिजली को भी। ये मान लीजिए कि जीएसटी जहाँ लगता है वहाँ पे ये कर शामिल हैं और जहाँ जीएसटी नहीं लगता है वहाँ पे बाकी सर कर लगाए जाते हैं जो पहले थे। ठीक है, तो अभी हम क्या देखेंगे कि जीएसटी में की जो विशेषताएं थी उसमें जो व्यापक कर ये कैसे हो गया कि सारे करों को मिला के मर्ज किया गया, इसलिए व्यापक कर है। और व्यापक कर इसलिए भी है कि ये पूरे भारत में एक जैसा लागू होता है, इसलिए भी इसको व्यापक कर हम कह सकते हैं। बहुस्तरीय कैसे है? बहुस्तरीय इसलिए है कि पहले जब क्या होता था, एक देखेंगे जब पहले जब हम टैक्स वैट लगता था तो उसमें क्या था कि कच्चा माल जब कभी कोई खरीदता था तो उस पर भी वैट लगता था, जब उसका प्रोडक्शन यानी कि उत्पाद होता था तो सेंड वैट लगता था। ठीक है, उसके बाद जब थोक विक्रेता यानी कि जब होलसेलर के पास जाता था तो उस वहाँ पे भी वैट लगता था। फिर फुटकर जब विक्रेता के पास जाता था तो वहाँ पे भी वैट लगता था। तो जब ये टैक्स पे टैक्स लग के जब तैयार होते थे और जब ये कंज्यूमर वाला यानी कि उपभोक्ता जब इस पर खरीदता था तो इतना ज़्यादा उसका सारे टैक्स को ऐड करके जब उसके रेट होते थे वो बहुत हाई हो जाते थे। तो जीएसटी लागू होने से सबसे पहला फायदा तो ये उपभोक्ताओं के लिए फायदा ये हुआ कि इन सभी रेटों में कमी आई है। क्यों? अभी आपको समझ में आ जाएगा। जब ये वैट लगते थे वो सारी चीजें खत्म करके जीएसटी लगाना शुरू कर दिया गया है और इसको मूल्यवर्धित इसलिए कहते हैं कि जहां जीएसटी लगा है वहां टैक्स पे टैक्स नहीं लगाए गए हैं, वहां वैल्यू पे टैक्स लगाए गए हैं। आउटपुट इनपुट के द्वारा जीएसटी को संभाला गया, जीएसटी को बनाया गया है। वहां पे वैल्यू पे टैक्स लगता है न कि टैक्स पे टैक्स। तो यहां जब आता है उपभोक्ता के पास जब आता है सामान तो वो सस्ते हो जाते हैं। पहले जो टैक्स था वो बहुत ज़्यादा थे, वैट जो था कभी कहीं 30% कहीं 35% तक होता था, लेकिन जीएसटी में जो मैक्सिमम टैक्स है वो 28% है। तो ऑलरेडी वो कम हो गया, मैक्सिमम 28% हो गया, तो इसलिए ये मूल्यवर्धित भी है। अच्छा, गंतव्य पे आधारित क्यों है? डेस्टिनेशन बेसिस को क्यों बनाया गया? क्योंकि देखिए जब भी कोई उत्पादन होता है या प्रोडक्शन होता है तो एक राज्य में ही नहीं उसको बेचा जाता है, उसका जो कंजी नहीं होती है भाई, एक राज्य का सामान दूसरे राज्य में भी जाता है। तो जब दूसरे राज्य में जाएगा तो वहाँ पे टैक्स कैसे लगेगा? तो इसलिए डेस्टिनेशन बेस बनाया गया कि इसमें क्या है कि जब एक राज्य से दूसरे राज्य में जब कोई सामान जाता है तो उसका जो प्रॉफिट होता है वो दूसरे राज्य को मिलता है, जो प्रोडक्शन करता है उस राज्य को प्राप्त नहीं होता है। तो ये हो गया डेस्टिनेशन बेस। आइए देखते हैं जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं। जीएसटी होते हैं जो 4 प्रकार के बनाए गए हैं। पहला इसमें है केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर यानी कि सीजीएसटी, सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, राज्य माल एवं सेवा कर, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एकीकृत माल एवं सेवा कर आईजीएसटी, केंद्र शासित प्रदेश का माल एवं सेवा कर यूटीजीएसटी। ये 4 प्रकार के कर हैं जो बनाए गए हैं और इन्हीं करों के आधार पे जीएसटी को आराम से इन्हीं करों के आधार पे जीएसटी लगाया गया है। ठीक है, अब देखिए केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर में क्या है? केंद्रीय वस्तु के सेवा कर जो लगाता है वो केंद्र लगाता है और उससे जो प्राप्त आय होती है वो केंद्र को प्राप्त होती है। राज्य माल एवं सेवा कर जहाँ लगता है वो राज्य को प्राप्त हो जाता है। आईजीएसटी एकीकृत माल एवं सेवा कर यानी कि आईजीएसटी। आइए देखते हैं आईजीएसटी में जो है उसमें क्या प्रोसेस किया गया है। आइए देखते हैं अंतर्राज्यीय आपूर्ति यानी कि आईजीएसटी। आईजीएसटी में क्या है कि यदि हम आईजीएसटी समझ से पहले हम एक चीज़ और समझ लें कि एक ही राज्य के अंदर जैसे कि कोई भी कच्चा माल
एक ही राज्य में खरीदा जाता है, उसका प्रोडक्शन भी उसी राज्य में होता है और उसका कंज्यूम यानी कि उसकी खपत भी उसी राज्य में अगर होती है तो वहाँ पे जो टैक्स लगते हैं, जो जीएसटी लगाया जाता है, वो चाहे 20% हो तो उसका जो 20% अगर टैक्स लगाया गया तो उसका 10% जो है वो सीजीएसटी यानी कि केंद्र सरकार को जाता है और 10% जो है एसजीएसटी यानी कि राज्य सरकार को जाता है। लेकिन अंतर्राज्यीय आपूर्ति में क्या होता है, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में व्यापार होने में क्या होता है, जब एक राज्य में कच्चा माल खरीदा जाता है, उसका प्रोडक्शन भी उसी राज्य में होता है और उसके दूसरे राज्य में उसको जब भेजा जाता है और उसकी खपत जो होती है वो दूसरे राज्य में जब होती है तो उसका जो प्रॉफिट होता है वो दूसरे राज्य को मिलता है। तो अब वो प्रॉफिट कैसे मिलता है, वो सारे जो कर होते हैं वो केंद्र के पास जमा होते हैं और केंद्र जो होता है उन राज्यों को देता है, यानी कि उन राज्यों को दे दिया जाता है। इसी प्रकार से आईजीएसटी आपको समझ में क्लियर, आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं कि जब जीएसटी लागू हुआ था तो बहुत सारे आर्टिकल्स में बदलाव हुए थे, जैसे कि कुछ आर्टिकल जोड़े गए थे, कुछ आर्टिकल खत्म किए गए थे। एग्जाम के पर्पज से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग देख लेते हैं। आर्टिकल 246 में ए जोड़ा गया था और उसमें क्या कहा गया था कि केंद्र व राज्य सरकार को जीएसटी के लिए संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। केंद्र और राज्य सरकारों को जीएसटी के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है, यानी कि जीएसटी से रिलेटेड जो भी कानून और जो भी प्रावधान होंगे केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार बनाएगी और उसमें उनको यह अधिकार प्रदान किया गया है। किसमें, आर्टिकल 246 ए में। इस प्रकार जो केंद्र है वो 4 प्रकार के एक्ट लागू किए थे और राज्य है एक एक्ट लागू किया था। केंद्र ने 4 एक्ट कौन से लागू किए थे उस समय, सीजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी और कंपनसेशन टैक्स यानी कि क्षतिपूर्ति कर। ये जो 4 एक्ट है ये लागू किया गया था। क्षतिपूर्ति कर इसलिए लागू किया गया था कि उस वक्त बहुत सारे राज्य थे जो इसके विरोध में थे जीएसटी के, तो केंद्र सरकार ने उनको आश्वासन दिलाया कि आप अपने राज्य में जीएसटी लाइए और अगर लागू होने दीजिए, अगर आपको उससे नुकसान होता है, अगर आपको प्रॉफिट नहीं होगा तो उसका सारा कंपनसेशन जो है, उसका सारी जो क्षति है वो केंद्र सरकार पूरा करेगी। तो राज्य सरकारों ने इसे लागू होने दिया। राज्य ने कौन सा एक्ट पारित किया, राज्य ने एक एक्ट पारित किया, कौन सा, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इस प्रकार से आर्टिकल 268 देखते हैं। आर्टिकल 268 जो क है, आपको ये याद होगा आर्टिकल 268 जो है वो कब जोड़ा गया था, आर्टिकल 268 का जो जोड़ा गया था वो 88वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, जो कि 2003 में हुआ था। वो क्या हुआ कि जब जीएसटी लागू हुआ तो उसको समाप्त कर दिया गया, आर्टिकल 268 क को, और जो उसमें सेवा कर से जो संबंधित था वो सेवा कर उठा करके जीएसटी में डाल दिया गया, जीएसटी में शामिल कर दिया गया। इसी तरह आर्टिकल 269 को, आर्टिकल 269 में क जोड़ा गया और उसमें आईजीएसटी की व्यवस्था के बारे में बताया गया कि आईजीएसटी में किस तरह से प्रावधान होंगे। आर्टिकल 279 में क जोड़ा गया जो कि जीएसटी की काउंसिल की संरचना, उसके गठन किस प्रकार से होंगे इस विषय में बताया गया है और उसके अध्यक्ष कौन होंगे इस विषय में बताया गया है। किसमें, आर्टिकल 279 क में। और इसके जो जीएसटी के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री। फ्रेंड, जीएसटी आने से हमारे देश को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। पहली बात तो एक वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट के जो सपना था वो पूरा हुआ। जो अलग अलग राज्यों में जो वैट लगते थे उसमें क्या होता, कहीं पे वैट ज़्यादा होता था, कहीं पे कम होता था, तो इससे बहुत असमानताएं भी होती थी। केंद्र और राज्यों के बीच में मतभेद भी बहुत होते थे। इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए जीएसटी लाया गया और इससे उपभोक्ताओं को भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, क्योंकि जब वैट पे वैट जब टैक्स पे टैक्स लगते हुए चले आए तो उस पर जब उपभोक्ताओं तक सामान पहुंचता था तो बहुत महंगे हो जाते थे। टैक्स कम होगा तो सामान सस्ते होंगे तो उपभोक्ताओं को भी फायदा होगा। तो इस तरह से जीएसटी आने से बहुत सारे फायदे हुए। सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि इनकम टैक्स
जो लोग फाइल नहीं करते थे वो लोग भी फाइल करने लगे। टैक्स की चोरी में कमी आई। कच्चा बिल देने से लोग बचने लगे, कच्चा बिल की जगह पे पक्का बिल देने लगे। ये सब चीज़ें जीएसटी आने के बाद ही सारी चीज़ें चेंजेज आई हुई हैं। ये सारी चेंजेस जीएसटी आने के बाद ही हुई हैं। इसीलिए एक राष्ट्र एक कर और एक बाजार का जो सपना था जीएसटी आने के बाद पूरा हुआ है। और मुझे उम्मीद है आप लोग को ये लेक्चर मेरा समझ में आ गया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरा आने वाला नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। थैंक यू वेरी मच।